खुश आमदेद। द सेकंड फ्लोर पे वबा के दिनों में हम साइबर स्पेस पे पहुंचे हुए हैं और आज जो हमारा मौजू होगा वो है 18वीं तरमीम और 7वां एनएफसी अवार्ड। और ख़ास तौर पे हम देखेंगे कि इंटर गवर्नमेंटल फिजिकल रिलेशनशिप क्या है। और इस हवाले से द सेकंड फ्लोर पे आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर कैसर बेंगोली साहब। इस मौजू पे एक मोतबर नाम और इंतहाई रेलेवेंट नाम। डॉक्टर साहब ना सिर्फ माहिर मुआशियात हैं, अ, उस्ताद रहे, लेकिन जो हवाला आज की गुफ्तगू में है कि उन्हें 7वें एनएफसी अवार्ड में सिंध की नुमाइंदगी और 8वें एनएफसी अवार्ड में बलूचिस्तान की नुमाइंदगी का मौका मिला। इसके अलावा मुख्तलिफ हुकूमतों के साथ और ख़ास तौर पे दो सूबों जिनके इन दोनों मौज़ूआत के हवाले से बहुत कंसर्न्स हैं, उनमें पॉलिसी रिफॉर्म यूनिट्स की सूरत में और प्लानिंग एंड डेवलपमेंट के एडवाइज़र की सूरत में काम करने का मौका मिला। लेकिन हम डॉक्टर साहब को एक और हवाले से भी जानते हैं। माहिरीन मुआशियात बहुत हैं, लेकिन डॉक्टर साहब हमेशा अवाम के ज़ाविये से बात करते हैं और यही वजह है कि उन्होंने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट की बुनियाद रखी, उसके सबसे पहली टीम का लीडर थे। वेलकम डॉक्टर कैसर बेंगोली साहब। जी शुक्रिया बहुत बहुत जफर, कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक सर। देखें कैसा ज़माना आया कि अब हम इस्लामाबाद में, आप कराची में, और द सेकंड फ्लोर की वजह से हम एक अहम मौजू पे बर वक्त बात कर रहे हैं। तो हम चाहेंगे कि पहले तो मुख्तसरन ये बताइए कि ये 18वीं तरमीम और 7वें एनएफसी का आपस में ताल्लुक क्या है, और बजाय इसके कि इस पे कौमी इत्तफाक राय हुआ, ये बार बार इस कंट्रोवर्सी को दोबारा क्यों खड़ा किया जाता है? 18वीं तरमीम जो है वो एक 26 मेंबर पार्लियामेंट्री कमेटी थी। तमाम पार्टीज के नुमाइंदे थे जो इस पर काम कर रहे थे। और जिस वक्त ये कमेटी की मीटिंग्स हो रही थी, एनएफसी 7वीं एनएफसी की भी मीटिंग्स हो रही थी। तो ये और इसके मुश्तरका जो एक कॉमन थ्रेड ये था कि हाजी अदील साहब जो सेनेटर थे, कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के मेंबर थे, वो खैबर पख्तूनख्वा से मेंबर थे एनएफसी के। तो हमें पता होता था कि क्या हो रहा है कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी में, और शायद कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी को पता था क्या हो रहा है एनएफसी में। जिस इत्तेफाक से एनएफसी का अवार्ड पहले आया, कॉन्स्टिट्यूशन की अमेंडमेंट बाद में आई। थोड़ा सा ही फ़र्क था, चंद हफ्तों का। लेकिन जो एनएफसी के जो प्रोसीडिंग्स थी उसमें हमें जो पता था कि कॉन्करेंट लिस्ट जो है, जिसमें 47 आइटम्स हैं, वो तकरीबन वॉलिश हो रही है। तो बहुत सारे वफाक के जो काम है, फंक्शंस हैं, वो सूबों को आ जाएंगे। वफाक के अखराजात कम हो जाएंगे, सूबों के बढ़ जाएंगे। तो फिर उस हवाले से वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वफाक और सूबों का, वो 42.5% वफाक का और 57.5% सूबों का रखा गया। ये जो रेशियो है, ये कोई हवा से उठा के या बारगेनिंग के तौर पे नहीं किया गया। इसके पीछे कुछ कैलकुलेशंस थी। और कॉन्सेप्चुअली ये है कि सियासी इख्तियारात आप दे दें किसी को भी और माली इख्तियारात ना दें, तो वो सियासी इख्तियारात बेसिकली दांत के बगैर होते हैं। तो ये दोनों बहुत ज़रूरी है, दोनों का साथ होना ज़रूरी है। और उस वक्त की हुकूमत और तमाम सूबाई और वफाकी हुकूमत को हमें दाद देनी चाहिए कि उनकी दूरअंदेशी थी, उनकी वफाकियत से एक कमिटमेंट था। जो ये 18वीं तरमीम भी कामयाबी से इनेक्ट हुआ, और एनएफसी भी कामयाब हुआ। डॉक्टर साहब अक्सर कहते हैं कि 18वीं तरमीम हमारी दस्तूर साजी की तारीख में पहला
1973 के आइन के बाद, बल्कि दूसरा कहना चाहिए, नेगोशिएटेड लेजिस्लेटिव रेवोल्यूशन है। और ये एक ऐसी जमात ने उस वक्त किया जिसके पास सिंपल मेजॉरिटी भी नहीं थी कौमी असेंबली में और सेनेट में। तो एक कौमी इत्तफाक राय हुआ, लेकिन इसके बावजूद इसे इतना कंट्रोवर्शियल क्यों बनाया जाता है? हालांकि हम देखते हैं कि इसके बाद जो कौम परस्तों की आवाज़ें हमें सिंध से और पैराफ्री के सूबों से आती थी, वो ख़त्म हो गई और एक नई उम्मीद बनी। आपने बिल्कुल सही कहा। 18वीं तरमीम से पहले सिंध नेशनलिस्ट पॉलिटिक्स जो है वो बुनियादी तौर पे एंटी पंजाब प्लेटफॉर्म पे चलती थी। 18वीं तरमीम के बाद और एनएफसी के बाद, ये ख़ासतौर पे एनएफसी के बाद, ये जो नेशनलिस्ट पार्टी आवाज़ें थी, इन्होंने शोर मचाना शुरू किया कि क़याम अली शाह ने और कैसे बंगाली ने सिंध को बेच दिया। तो शाह साहब ने मुझे कहा कि अब जाओ समझाओ इनको। तो शाज़िया मरी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर थी, हम दोनों निकले, हमने 3 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस एड्रेस की, कराची, सक्खर, खैरपुर में, और दो पब्लिक मीटिंग्स भी एड्रेस की, जिसमें हमने बताया कि हम क्या क्या हासिल हुआ है। उसके बाद उनकी बिल्कुल टोन ख़त्म हो गई। ये जो बात थी कि सिंध को बेचा है, बिल्कुल ख़त्म हो गई। और मज़े की बात यह है कि ये 18वीं तरमीम और एनएफसी दोनों 2010 में कानून बना, और 2013 के जो इलेक्शंस थे उसमें ये तमाम नेशनलिस्ट पार्टी सिंध की, जिनकी सियासत ही एंटी पंजाब थी, इन्होंने पीएमएलएन के साथ अलायंस किया, और एक तो जम हो गया पीएमएलएन में, जिसका पावर बेस पंजाब है। इसने दोनों चीज़ें, 18वीं तरमीम और एनएफसी ने बहुत ज़्यादा मुल्क को यकजा किया है। जो वो ताकतें जो मुल्क को की बुनियादें कमज़ोर कर रही थी, उनको उन्होंने ख़त्म किया और इत्तेहाद पैदा हुआ है। और अगर, लेकिन ये जो आपका सवाल है कि ये कंट्रोवर्सी क्यों है, क्योंकि एक बहुत ताकतवर तबका है, माइनॉरिटी है, जो समझती है कि फेडरलिज्म नहीं होनी चाहिए, सेंट्रलाइज स्टेट होना चाहिए। वो एंटी डेमोक्रेटिक भी है और समझते हैं कि तमाम वसाइल हमारे हाथ में होने चाहिए। वो पहले दिन से इसके ख़िलाफ़ बातें करते हैं, और इसकी मुखालफत करते हैं, और जहाँ कोई मौका मिलता है इसको उठाते हैं। इस वक्त आप देखें कि कहने लगे कि जी हम ये कोरोना वायरस को सही डील नहीं कर सकते हैं 18वीं तरमीम की वजह से। बात यह है कि कोरोना वायरस अगर ताफ्तान पे रोक दिया जाता तो मुल्क में ना होता। ताफ्तान की जिम्मेदारी वफाक की है। वफाक की का एक नाकामी है, बहुत बड़ी नाकामी है, मेगा फेलियर है। तो उसमें 18वीं तरमीम का कहाँ से बीच में आ गया? लेकिन ये हर लिहाज से 18वीं तरमीम और एनएफसी को ले आएंगे। इन्होंने जो अखराजात कम करने थे, मिनिस्ट्रियाँ अबॉलिश करनी थी, वो नहीं की, और सूबों को जिम्मेवार ठहराते हैं कि वफाक के पास पैसे नहीं है तो एनएफसी का मसला है। इसमें डॉक्टर साहब एक और पहलू भी आता है कि 18वीं तरमीम ने बहुत सारी चीज़ों को तब्दील किया, एक नए फेडरल कल्चर की आरजू की। मसलन हम मिसाल लें आर्टिकल 172(3), जिसमें ऑयल एंड गैस पे ज्वाइंट और इक्वल ओनरशिप का कॉन्सेप्ट आया। लेकिन सूबे ये कहते हैं कि जो इदारे इनको गवर्न करते हैं उनमें तो रिफॉर्म्स आई नहीं है। अब सूबों को इल्म भी नहीं होता और एक्सप्लोरेशन के कॉन्ट्रैक्ट्स मिल जाते हैं, तो जो उसमें मसावी और आधा हिस्सेदार होना था उसके पास तो अधूरी इंफॉर्मेशन भी नहीं है। तो ये फेडरलिज्म कल्चर ना होने की वजह से जो कुछ आइन में और 7th एनएफसी में लिखा है उस पर अमल दरामद कैसे होगा? एक तरफ तो इनकी तरफ से वार है कि 18वीं तरमीम को या तो पीछे किया जाए, ख़त्म किया जाए, या उसमें इतनी तब्दीली हो जाए कि ये बिल्कुल एक मफलूज हो जाए। लेकिन मेरे ख़्याल में, और मेरा ख़्याल है जो जमहूरी पसंद ताकतें हैं इस मुल्क में और वफाकियत में यकीन रखती है, अवाम की ताकत में यकीन रखती है, मेरा ख़्याल है उनकी तरफ से ये अनफिनिश्ड एजेंडा है
18वीं तरमीम को मज़ीद आगे ले जाना है। उसमें 172(3) एक आइटम है। मेरा चूँकि मैं बलूचिस्तान में 3 साल था चीफ मिनिस्टर के साथ, और ये इस सब्जेक्ट में मेरा बराह रास्त वास्ता रहता था। वफाक तो तैयार ही नहीं है मानने को कि आर्टिकल 172(3) है। वो जो ब्यूरोक्रेसी है ऑयल एंड गैस की, वो अपने आप को खुदा समझते हैं। और हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम और नेचुरल रिसोर्सेस ने बलूचिस्तान हुकूमत को एक ख़त लिखा है कि हमारी इंटरप्रिटेशन ये है कि सूबे का कोई इसमें दखल नहीं है। तो इन्होंने, मिनिस्ट्री ने कोर्ट का काम संभाल लिया, और उन्होंने, मेरा ख्याल है ये अमेंडमेंट करनी चाहिए और ऑयल एंड गैस मुकम्मल सूबों के पास देना चाहिए। ये आधा टीकर आधा बतेर नहीं चलेगा। ये जब तक उनके पास एक थोड़ी सी भी स्पेस होगी, वो इसको डिस्टॉर्ट करते रहेंगे और मामला ख़राब करते रहेंगे। ये तो बिल्कुल अबॉलिश होना है और ये सूबे के पास चले जाना चाहिए। 2-3 और मसले हैं। एक ये कि सेनेट के पास बजटरी पावर्स नहीं है। जब बजटरी पावर्स नहीं है तो वो सिर्फ एक डिबेटिंग सोसाइटी है, इसके पास कोई इख्तियारात नहीं है। सेनेट में तमाम सूबे यकसा तौर पे मेंबर्स हैं, तो सेनेट को वही पावर्स देने हैं जो नेशनल असेंबली के पास हो, जिस तरह बाकी मुल्कों में है। अमेरिका में भी ऐसे ही है। अमेरिका में ऐसा नहीं है कि सेनेट के पास मनी बिल्स नहीं जाते। तो हमें हमारा सेनेट भी एम्पावर्ड होना चाहिए उस हवाले से। और फिर ये है कि बलूचिस्तान की सीट्स जो है वो बढ़नी चाहिए। एक बिल पेश हुआ है बढ़ाने के लिए, लेकिन वो नाकाफ़ी है। 342 सीट की नेशनल असेंबली में है, उसमें सिर्फ 17 मेंबर्स हैं। अगर वो 17 मेंबर्स कभी भी पार्लियामेंट को अटेंड न करें तो कोरम इफेक्ट नहीं होता और पार्लियामेंट चलता रहेगा, कानून साजी भी चलती रहेगी। बलूचिस्तान वाले आए ना आए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो बलूचिस्तान की सीट्स कम से कम डबल होनी चाहिए, और सेनेट पावरफुल होना चाहिए, ताकि तमाम फेडरेटिंग यूनिट्स जो हैं उनको एक लीवरेज होना चाहिए कि उनकी रजामंदी के बगैर कुछ काम आगे नहीं बढ़ सकते। इस वक्त बलूचिस्तान की रिडंडेंट पोजीशन है, वो पार्टिसिपेट करे ना करे, आए में अवान में ना आए, शोर जितना मर्जी मचाए, इनकी आवाज़ की कोई वज़न नहीं है। लेकिन ये 18वीं तरमीम को हमें आगे ले जाना है, और जो सबसे छोटा जो सूबा है आबादी के हवाले से, उसको इतनी स्पेस देनी है कि वो जो रिडंडेंसी है वो ना हो उनकी। डॉक्टर साहब, इसमें जो क्योंकि प्राइमरीली तो ये सारे इश्यूज पॉलिटिक्स से रिलेटेड हैं, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हो, 18th अमेंडमेंट हो, 7th NFC हो, उस वक्त इत्तेफाक से जो आज की हुक्मरान जमात है और जिन्होंने अगर कहा जाए कि नई फेडरल फुटप्रिंट्स छोड़े हैं, हर सूबे से नुमाइंदगी हासिल की है, वो इनमें से किसी इत्तेफाक राय का हिस्सा नहीं थी। तो आपकी नज़र में उन्हें ऑन बोर्ड लाने में, उन्हें इस सारे मामले को समझाने में कहाँ कोताही हो रही है, या वो समझना नहीं चाहते? देखिए, ये हुकूमत तो, ये पार्टी जो है इस वक्त जो बरसर इक़्तिदार है, ये हकीकत में तो पार्टी नहीं है। ये तो जोड़ी गई है मुख्तलिफ लोगों को मिला के। आप देखें जो इनकी कैबिनेट के मेंबर्स होते हैं वो भी आपस में एक दूसरे को कॉन्ट्रडिक्ट करते रहते हैं, और इनमें कोई एक आवाज़ नहीं है। यहाँ तक कि ये जो कोरोना वायरस की जो है, जिस तरह से इसको किया गया, प्राइम मिनिस्टर ऐलान करते हैं कि लॉकडाउन नहीं होगा, दूसरे दिन पंजाब लॉकडाउन कर देता है और खैबर पख्तूनख्वा भी लॉकडाउन कर देता है। तो ये तो एक टोला है जिसको जोड़ा गया है पीछे से। तो इसकी तो मेरा ख्याल है कोई नुमाइंदा हैसियत नहीं है। जो पिछली पार्लियामेंट थी जिसने मुश्तरका तौर पे मुख्तलिफ पार्टीज़ थी, रूलिंग पार्टी की मेजॉरिटी भी नहीं थी, लेकिन बिल्कुल यूनानिमसली एक अमेंडमेंट पास किया, और 7th NFC अवार्ड भी यूनानिमसली अग्री हुआ। हम 5 महीने डिस्कस करते रहे मुस्तकिल। इस 5 महीने में 16 मीटिंग्स हुई NFC की,
अगस्त 2009 से लेकर दिसंबर 2002 तक, और किसी एक मीटिंग में कभी भी बदकलामी नहीं हुई, किसी ने किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगाया, किसी ने कोई चीखा नहीं, किसी पे आंखें नहीं निकाली। इंतहाई अच्छे माहौल में, गिव एंड टेक के माहौल में ये अग्रीमेंट हुआ, जिसने साबित किया कि अगर जमहूरियत को मौका मिले तो सारे मसाइल हम हल कर सकते हैं। और 18वीं तरमीम का भी यही है। तमाम पार्टीज़ मुख्तलिफ शेड्स की पार्टीज़ थी, लेकिन सबका ये मुख्तलिफ है। तो 18वीं तरमीम तो कौम की आवाज़ है। इसमें डॉक्टर साहब आप बिलाशुबा एक नई सियासी हकीकत आई है, और अगर हम 18वीं तरमीम को देखें, एनएफसी को भी देखें, तो उसमें पार्लियामेंट को एक मरकजियत दी गई है कि नेशनल फाइनेंस कमीशन हर 6 महीने बाद अपनी रिपोर्ट रखेगा, सूबाई असम्बलियों में भी रखेगा, ताकि लेने वाला देने वाला दोनों का हिसाब अवाम के सामने हो। काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट को एम्पावर किया गया, जिसमें डेट मैनेजमेंट और सुपरविजन की क्लॉज डाली गई। 18वीं तरमीम ने फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट 2 में डाली। बना नहीं सीसीआई, उसके इजलास नहीं होते, उसकी रिपोर्ट नहीं आती। फिर दस्तूर का तकाजा ये है कि नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल के जरिए इकोनॉमिक प्लानिंग हो। यहाँ पे गट फीलिंग पे इकोनॉमिक प्लानिंग होती है। तो इन किस्म के जहाँ पे सेंट्रलिटी ऑफ पार्लियामेंट आनी थी, अब उसके इजलास भी नहीं होते, जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म है उनको भी एडहेयर नहीं किया जाता। तो आप क्या मुस्तकबिल देखते हैं? देखिए, कागज़ पे तो चीज़ें लिखना निस्बतन आसान है। मैं निस्बतन इसलिए कहता हूँ कि 4 सूबे, मुख्तलिफ पार्टीज़, मुख्तलिफ आइडियोलॉजीज़, नज़रियात, उनको मिला के एक डॉक्यूमेंट पे दस्तखत कराना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन बहरहाल वो निस्बतन आसान है। मैं इसलिए निस्बतन कहता हूँ कि उसको फिर इम्प्लीमेंट करना असल चीज़ होती है। इम्प्लीमेंट करने के लिए फिर जो जिसके पास ताकत होती है, वो अपनी मर्ज़ी से उसको इंटरप्रेट करता है, अपनी मर्ज़ी से अपनी मर्ज़ी की चीज़ें इम्प्लीमेंट करवाएगा, और अपनी मर्ज़ी की जो नहीं होगी उसे इम्प्लीमेंट नहीं करवाएगा, और खुलकर वायलेट करेगा। हम देख भी रहे हैं कि मुस्तकिल कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेट हो रही है। सीसीआई तो बहुत अच्छा मिसाल है वायलेशन का। उसमें ये कि कितना प्रेशर जो जमहूरी फोर्सेस हैं, जमहूरी ताकतें हैं, वो कितना प्रेशर रियासती ताकतों पे ला सकते हैं, और वो उसी वक्त आ सकता है जब हम सड़कों पे मोबिलाइज करें लोगों को। अच्छा, लोग मोबिलाइज नहीं होंगे आईनी बहस के ऊपर, लोग मोबिलाइज होंगे माशी इश्यूज पे। उनका बराह रास्त मसला जो है रोटी कपड़ा मकान है। ये दोनों जो डिबेट्स हैं, आईनी तहफ़्फ़ुज़ात, फेडरलिज्म, जमहूरियत, सूबाई खुद मुख्तारी, ये तमाम चीज़ें जोड़नी पड़ेगी माशी इश्यूज़ के साथ। मईशत हमारी जो है वो एक कसिनो इकोनॉमी बन गई है। 3-4 शोबे हैं जिसमें सट्टेबाजी से लोग पैसे बनाते हैं, जिसमें स्टॉक मार्केट है, प्रॉपर्टी मार्केट है, कमोडिटी मार्केट्स हैं इसमें, और जो सनत है वो सुखड़ती जा रही है। सनत का शोबा जो है, ज़राअत का की पैदावारी कुव्वत कम होती चली जा रही है, और रोज़गार तो इन्हीं 2 शोबों से मिलेंगे। तो हमारी मईशत पिछले 20-25 साल से, ख़ास तौर पे साल 2000 से, ये तो एक कसिनो इकोनॉमी है जिसमें सट्टेबाजी से चंद ख़ानदान पैसे बनाते हैं, रोज़गार ख़त्म हो रहा है। ये मेरा ख्याल है ये चीज़ें हमें जोड़नी पड़ेगी, और इस, जब इसमें प्रेशर पड़ेगा सड़क से तभी ये बात सुनेंगे। हमारे आर्टिकल्स लिखने से और टीवी पे बात करने से बात नहीं बनेगी। डॉक्टर साहब, हम अगर एनएफसी अवार्ड की तरफ आए, तो मैं तो एक स्टूडेंट के तौर पे देखता हूँ कि सर ओटो नेमर ने जब 1935 के एक्ट के तहत अवार्ड की तरफ बढ़े, फिर बाद में सर जेरमी रेजमैन, अयूब खान का ज़माना, तो जब हमारे यहाँ 71 का सान्या हुआ, तो उसके अंदर एक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर अनफेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज था। आइन की रो से हमने एनएफसी का मैकेनिज्म स्ट्रांग किया, लेकिन क्या वजह है कि अब हम 10वें अवार्ड की उम्र में हैं,
लेकिन प्रैक्टिकली सिर्फ 3 अवार्ड नेगोशिएट हुए, 75 का, 1991 का और 2009 का। दरमियान में एक केयर टेकर्स ने भी इम्पोज किया। और बड़ी मजे की बात है कि पहले दोनों एनएफसी में इस्लामाबाद के पास 20% था और सूबों के पास 80% था, और ये परसेंटेज रिवर्स हुई जब निगरान हुकूमत मलिक मिराज खालिद साहब की और उनके मुशीर खजाना शाहिद जवेद बरकी थे। और उस वक्त भी यही मसाइल सुनाए गए कि वफाक कैसे कर्जे अदा करे, दिफा के अखराजात कैसे पूरा करे। तो आप समझते हैं कि अब हम किसी ऐसे मकाम पे पहुंच पाएंगे। और यहाँ मैं खास तौर पे सामने रखना चाहूंगा कि भले गुफ्तगू मुतवाजी हो रही थी एनएफसी अवार्ड की और 18वीं तरमीम की, लेकिन काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का फैसला है कि हायर एजुकेशन सिर्फ इस अवार्ड की उम्र में वफाक बर्दाश्त करेगा, वर्टिकल प्रोग्राम्स ऑफ हेल्थ सिर्फ इस अवार्ड की उम्र में वफाक बर्दाश्त करेगा। साबका फाटा अब खैबर पख्तूनख्वा में मर्ज हुआ है तो बजट उनका बढ़ना चाहिए। तो जो ये कहा जा रहा है कि वफाक को पैसे बढ़ाए जाएं, आप इस सारे चीज को कोई रास्ता नजर आता है या हम 10वें अवार्ड की उम्र भी वैसे ही गुजार देंगे? दो सूरत है, या तो 10वां जो अवार्ड है ये बगैर कोई फैसला किए एक्सपायर हो जाएगा, या इसको गन पॉइंट पे फैसला करवाया जाएगा। ये दो ही सूरत है। लेकिन यहाँ एक चीज की वजाहत, क्योंकि आप 2 एनएफसी का हिस्सा रहे, जो मेरी तफहीम है दस्तूर की कि ये इत्तफाक राय से होगा। जी, इत्तफाक राय से होगा। अब डिपेंड करता है कि जो इस एजेंडा के जो पीछे हैं वो कितना सीरियस है। लेकिन मेरा अपना ये है कि ये गन पॉइंट पे भी नहीं करवा सकते। ये 10वां एनएफसी बहस करते करते ही एक्सपायर हो जाएगा। इसकी वजह ये है कि मैं आपको बताऊं कि जो 9th एनएफसी है, जिसका मैं बलूचिस्तान की तरफ से मेंबर था, उसकी जब मीटिंग हुई, दूसरी मीटिंग हुई, और इसहाकार साहब चेयर कर रहे थे, तो पहली दफ़ा उन्होंने उस मीटिंग की एजेंडा में पेश किया कि 7% अप फ्रंट वफाक को आप दे दें, इससे पहले कि आप डिस्ट्रीब्यूशन करें वफाक और सूबों में। मज़े की बात यह है कि हमारे किसी के कुछ कहने से पहले पंजाब ने इतनी शदीद मुखालफत की कि उन्होंने वो मीटिंग मुलतवी कर दी। उस वक्त कहने लगा कि हम बाद में मिलेंगे, और उसके बाद फिर मीटिंग नहीं हुई। तो उसकी वजह यह है कि आप 1 रुपया कम करते हैं तो पंजाब जो है वो 52 पैसा लूज करता है, सिंध 24 पैसे लूज करता है। सबसे ज़्यादा नुकसान जो है तो प्रोविंशियल शेयर कम करने का पंजाब का है, और पंजाब नहीं मानेगा इसको। तो ये एक डेडलॉक रहेगा। लेकिन ये जो मुतालबा है ना कि वफाक के पास कम पैसे हैं, पहली बात तो ये है कि वफाक अपनी जो अखराजात है कम करे। कुछ 14 मिनिस्ट्रीज तो मैंने आइडेंटिफाई की है जिसका जवाज ही नहीं है। यानी एक डिवीज़न है नेशनल हार्मनी, एक डिवीज़न है नेशनल रेगुलेशन, एक डिवीज़न है नेशनल हेरिटेज। मतलब ये मजाक नहीं है तो क्या है? ये हमारे अवाम के पैसों पे। और फिर हुकूमत वफाक कहती है कि हमारे अखराजात पूरे नहीं होते। और यहाँ आपके साथ बात करते हुए मैं ये भी कहता चलूँ, अच्छा, बहुत सारी डिविजन्स को डिवाइड करके मजीद डिविजन्स बना दिया। पोस्ट ऑफिस का अलग डिवीज़न बना दिया, जबकि पोस्ट ऑफिस, मुझे तो नहीं पता, मैंने 15 साल में पोस्ट ऑफिस में कोई ख़त भेजा हो या कोई ख़त आया हो मेरे पास पोस्ट ऑफिस के ज़रिए। लेकिन ये कि ये एक अलग डिवीज़न बन गया। इस तरह बहुत सारे हैं। जो डिफेंस एक्सपेंडिचर की भी मेरा ख्याल है बात करने की ज़रूरत है। इसको हम अकेला नहीं छोड़ सकते, अलग नहीं छोड़ सकते, और इसको डिवाइड हमें करना है। कम से कम मैं करता हूँ कॉम्बैट और नॉन कॉम्बैट एक्सपेंडिचर। कॉम्बैट एक्सपेंडिचर में बात नहीं करते क्योंकि वो जंग से ताल्लुक़ है। जंग मेरा सब्जेक्ट नहीं है, मैं नहीं समझता कौन सी बंदूक लेनी चाहिए, कौन से हथियार लेने चाहिए और कितने होने चाहिए, वो छोड़ देते हैं। लेकिन बहुत बड़ा हिस्सा डिफेंस का नॉन कॉम्बैट है। मसलन आप लाहौर से इस्लामाबाद होते हुए पेशावर जाएं तो औसतन हर 25 किलोमीटर पे एक कंटोनमेंट है,
یہ سارے کنٹونمنٹ انگریزوں نے بنائے تھے چونکہ 18ویں صدی میں روس سے خطرہ تھا ایک حملہ ہونے کا. آج 21ویں صدی ہے، ماسکو تک دوستانہ ریاستیں ہیں. یہ ان کی کیا ضرورت ہے؟ ان کو بند کریں. اسی طرح کوسٹ گارڈ کے ساتھ ایک میریٹائم سیکیورٹی ایجنسی بنائی ہے. ایک ہی کام دو ادارے کر رہے ہیں. کسی اور ملک میں میریٹائم سیکیورٹی نہیں ہے. وہ جو کام میریٹائم سیکیورٹی کرتی ہے دوسرے ملکوں میں ہندوستان بشمول کوسٹ گارڈ کرتا ہے. ہم نے ایک کام کے دو ادارے بنا دیے. وہ اس لیے بنائے کہ کوسٹ گارڈ آرمی کے پاس ہے اور نیوی نے شور مچایا کہ سمندر ہمارا ڈومین ہے، یہ ہمارے پاس ہونا چاہیے. تو بجائے اس کے کہ کوسٹ گارڈ نیوی کو دیں، انہوں نے ایک ادارہ الگ بنا دیا. تو یہ بہت سارے اخراجات ہیں. اسلام آباد میں جو جی ایچ کیو شفٹ کیا جا رہا ہے، ہمیں نہیں پتا کیا بجٹ ہے، لیکن اربوں روپے کا بجٹ ہوگا. اس کو بند کیا جائے. تو یہ جب تک ہمیں اصل میں میری کیلکولیشن یہ ہے کہ 1 ارب روپیہ 1 ٹریلین روپیز کی کمی نان ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر میں کرنی پڑے گی، ورنہ یہ معیشت بیٹھ جائے گی. یہ وائرس سے پہلے ہی ہم وینٹیلیٹر پہ تھے، اب تو ہمارا باٹم کریک کر گیا ہے. ڈاکٹر صاحب یہ بالکل آپ نے بجا کہا کہ بہت ساری چیزوں میں ہمیں پروڈنٹ ہونا پڑے گا، لیکن میرے دو سوال اور بنتے ہیں. ایک تو ہم ہر این ایف سی میں دیکھتے ہیں کہ جو فیڈرل کنسالیڈیٹڈ پول ہے اس کی باسکٹ اور اس کی ڈیفینیشن فلیکسیبل ہے. نئے ٹیکسز بھی ڈالے جا سکتے ہیں، کچھ نکالے بھی جا سکتے ہیں. جس طرح جی ایس ٹی آن سروسز صوبوں کا تھا، اب صوبوں کو مل گیا. کیا وجہ ہے کہ ہم اپنے فیڈرل کنسالیڈیٹڈ پول کو بھی نہیں بڑھا پائے؟ دوسرا، کچھ ٹیکسز صوبوں کو بھی کلیکٹ کرنے ہیں. اسلام آباد کو سنانا ٹھیک ہے، اسلام آباد کی بہت کوتاہیاں ہیں، مرکزیت پسند ہے، لیکن صوبوں نے بھی تو کوئی اتنی شاندار کارکردگی نہیں دکھائی. ایگریکلچر ٹیکس جو کہ ان کی ڈومین میں ہے، پراپرٹی ٹیکس جو کہ ان کی ڈومین میں ہے، اور بہت سارے ٹیکسز جو ان کی ڈومین میں ہے، جو پروونشل شیئر آف ریونیو ہے، وہ بھی تو کوئی اتنا شاندار نہیں ہے. تو آپ اس صورتحال کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اس سے اتفاق نہیں کروں گا. پہلی بات یہ کہ صوبوں کی ٹیکس جمع کرنے کی کارکردگی بہت شاندار ہے. جی ایس ٹی سروسز جب ایف بی آر کلیکٹ کرتا تھا تو بہت چھوٹا سا ٹیکس تھا. وہ جب صوبوں کے پاس آیا تو بہت بڑا ہو گیا. سن 2010-11 میں جب یہ ٹرانسفر ہوا ہے صوبوں کو جی ایس ٹی سروسز، تو ایف بی آر سے 15 ارب روپے ملے تھے. ایک ہی سال میں 25 ارب کر دیا، یعنی 40% انکریز. اور وہ انکریز ہوتا رہا، 100 ارب سے بھی زیادہ ہو گیا. پنجاب کا بھی یہی ریکارڈ ہے. بلوچستان کا بھی اچھا ریکارڈ ہے. چند 100 ملین بلوچستان کو ملا کرتے تھے، اب 2 سال کے بعد 2 ارب کر دیے انہوں نے. تو صوبوں کی کارکردگی تو ایف بی آر سے بہت زیادہ بہتر ہے. تو صوبوں پہ تو یہ کوئی تانا نہ دے. نہیں تو جو سر پھر ایف بی آر صوبوں کے حوالے کر دیں یا صوبوں کو بھی وہاں نمائندگی دیں؟ یہ دیکھیں، جو طاقتیں ہیں جو اس وقت یہ کہہ رہی ہیں کہ صوبے شیئر کرے فیڈرل ایکسپینڈیچر کو. سیکیورٹی کے ایکسپینڈیچر ہے، گلگت بلتستان کے ہے، آزاد کشمیر کے ہے، فلڈز کے ہیں، اور قرض ادائیگی کے ہیں. یہ اصولی طور پہ جو یہ بات رکھ رہے ہیں اس سے وفاق کو نقصان پہنچے گا. اس لیے کہ جب ابھی تو انہوں نے 6 چیزیں مانگی ہے، کل کو یہ بڑھا دیں گے کہ سر اس کا حصہ بھی صوبے دے. وہ کہیں گے جی اسلام آباد کا جو کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے، اسلام آباد تو سب صوبوں کا کیپٹل ہے، تو اس کے حصے بھی آپ دیں صوبے. کہنے کو تو there is no limit. ایک دفعہ آپ نے اصول طے کر لیا کہ صوبے وفاق کے اخراجات پورے کریں گے، تو پھر یہ ڈیمانڈ آئے گی کہ پھر صوبے ہی ٹیکس کلیکٹ کریں اور وفاق کے اخراجات کے لیے پیسے دیں. تو آپ ڈی فیکٹو ایک فیڈریشن کو کانفیڈریشن میں کنورٹ کر دیں گے. تو جو لوگ یہ لگے ہوئے ہیں، اس کی جو ہوس ہے وفاق کے پیسوں کی، یہ وفاق کو نقصان پہنچائے گا. ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ بجائے اس کے کہ صوبوں کے جیب کاٹے جائے، اپنے اخراجات کم کریں.
یہ آپ نے بجا کہا، لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جس انداز میں ایف بی آر آج آرگنائزڈ ہے ایز ون آف دی ٹول آف فیڈرل گورنمنٹ، انلیس کہ ہم اسے فیڈرلائز کریں، اس کا ممبر ہر صوبے سے ہو تاکہ روزانہ کی بنیادوں پہ ریفارمز انالیسز ہو سکے؟ اور میرا ایک اور سوال بھی، کیونکہ ہم کنکلوژن کی طرف بھی بڑھیں گے، کہ جو 7% کا مطالبہ آج اسلام آباد کر رہا ہے، اس کی چھوٹی سی ونڈو آپ نے 7th NFC میں دکھائی کہ ڈسٹریبیوشن سے پہلے آپ نے 1% کا پریمیم آزمائش کے شکار صوبے اس وقت کے NWFP اور آج کے خیبر پختونخوا کو دیا. تو کیا وہ صرف اس ایوارڈ کی عمر تک تھا، یا ابھی جب تک یہ جنگ چلے گی یہ پریمیم اس کے لیے موجود رہے گا؟ اس پہ ٹائم لائن نہیں رکھی تھی. اصل میں ہوا یہ تھا کہ 7th NFC میں سندھ کا مطالبہ یہ تھا کہ ریونیو کلیکشن جو ہے اس کو بنیاد بنائی، اس کو شامل کیا جائے کرائٹیریا میں. بلوچستان کا مطالبہ یہ تھا کہ ایریا شامل کیا جائے، پنجاب پاپولیشن پہ تھا. کوئی ایسا بہت کوانٹیفائبل ویریبل خیبر پختونخوا کے لیے نہیں مل رہا تھا. اس پہ پھر یہ طے ہوا کہ ہم 1% اپ فرنٹ دے دیتے ہیں، چونکہ اس وقت جنگ کی حالت تھی، بہت تباہی ہوئی تھی، بہت سارے بزنسز وہاں پر بند ہو گئے تھے. تو یہ کیا تھا، یہ وقتی طور پہ کیا تھا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ یہ بنیاد بنا کے وفاق بھی کہے کہ ہمیں بھی اسی بنیاد پہ حصہ دے دو. چونکہ پھر جو ٹیررزم کا نقصان تو بلوچستان کو بھی ہوا ہے اور آج بھی تک بھی ہو رہا ہے. اس وقت خیبر پختونخوا سے زیادہ جو سورش ہے وہ تو بلوچستان میں ہے. تو یہ بھی مطالبہ کر سکتے ہیں. تو یہ جب سب لوگ اپنا مطالبہ کریں گے کہ ڈویزبل پول سے پہلے ہمیں دے دو، تو ڈویزبل پول میں بچے گا ہی کچھ نہیں بانٹنے کے لیے. ڈاکٹر صاحب، ایک جو بہت کرٹکس بات کرتے ہیں کہ اسلام آباد نے ڈیوالو کیا 18th امینڈمنٹ میں بھی 7th NFC میں بھی. پہلے ایک کلونیل کیپٹل تھا تو اب 4 صوبائی کیپٹلز میں آ کے بات رک گئی. آرٹیکل 140A جو لوکل گورننس، جہاں پہ شہریوں کی ٹرانزیکشن ہوتی ہے گورننس کے ساتھ، اس طرف نہ وہ ملٹی فیکٹر PFC آیا، نہ بلکہ آج تو دیکھیں تو ملک کے 80% علاقے میں لوکل گورنمنٹ ہے ہی نہیں. تو انلیس ہم اس پوری چین کو بنائیں تو یہ باتیں عام آدمی تک کیسے اثر لائیں گی؟ ظفر، آپ مجھ سے زیادہ اچھے پولیٹیکل سائنٹسٹ ہیں. آپ کو پتا ہے کہ ریاست کے معاملے میں پلیٹ پہ رکھ کے کوئی کسی کو کوئی چیز نہیں دیتا. صوبائی حقوق اس لیے ہم انفورس کر پاتے ہیں اور لڑ پاتے ہیں اس لیے کہ آئین میں لکھا گیا ہے. آئین میں کئی چیپٹرز ہیں، اس میں ایک چیپٹر فیڈریشن کا ہے، ایک چیپٹر صوبوں کا. فیڈریشن کے چیپٹر میں ان کا سٹرکچر، ان کے فنکشنز، ان کے پاورز سارے ڈیفائنڈ ہیں. کیا سائز ہوگا، الیکشنز کب ہوں گے، کتنے دن کے بعد ہوں گے، ساری چیزیں. اسی طرح صوبوں کا بھی ہے، سٹرکچر، پاورز، فنکشنز سب کچھ ڈیفائنڈ ہے. لوکل گورنمنٹ کا کوئی چیپٹر نہیں ہے، صرف ایک لائن ہے کہ صوبے لوکل گورنمنٹ قائم کریں گے. تو وہ جب چونکہ کمپلشن نہیں ہے، صوبے نہیں کرتے. کہیں دنیا میں کوئی پولیٹیکل اینٹیٹی اپنی مرضی سے پلیٹ میں رکھ کے اپنے پاورز دوسروں کو نہیں دیتے، یہ نہیں ہوتا. تو جو کوشش ہمیں کرنی چاہیے، بجائے اس کے کہ یہ کہتے رہیں کہ صوبے نہیں لوکل گورنمنٹ بناتے ہیں، ایک تیسرا چیپٹر آئین میں ہونا چاہیے لوکل گورنمنٹ کا. اور جرمن کانسٹیٹیوشن میں ہے یہ چیپٹر، اور بھی کانسٹیٹیوشنز میں ہوگا، لیکن میری تو محدود اسٹڈی ہے اس حوالے سے، تو میں نے دیکھا ہے جرمن کانسٹیٹیوشن میں ہے. جب یہ آ جائے گا تو صوبے پہ لازمی ہوگا کہ وہ لوکل گورنمنٹ وہ کے اسٹرکچر کو رسپیکٹ کریں، الیکشنز وقت پہ کروائیں، ان کے جو اختیارات ہے اس کو حذف نہ کریں، ان کو جو ان کے رائٹ ہے پیسوں کا وہ دیں، پروونشل فائنینس کمیشن ہو. لیکن یہ اس وقت تک نہیں ہوگا جب آئین میں یہ چیپٹر نہیں آئے گا، ورنہ ہم روتے رہیں گے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، آپ نے 18th امینڈمنٹ اور 7th NFC
اور پھر آخر میں جب ہم نے بات کی کہ اس کے ثمرات عوام تک کیسے پہنچ سکتے ہیں، جس لوکل گورنمنٹ کا کنسرن ہے وہ ہم نے بات کی. یقیناً یہ پیچیدہ موضوعات ہیں، ان پہ گفتگو رہنی چاہیے، اور آپ نے بڑے آسان اور سہل انداز میں ان کمپلیکس ایشوز کو سمجھایا. دستور میں میں اسٹوڈنٹ ہوں، کوئی اٹ از ناٹ کاروڈ آن اسٹون، اس میں بلکہ امینڈمنٹ کا طریقہ دیا گیا ہے، اور آپ کی نیگوسیشن سکلز بہتر ہونی چاہیے. جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ جب این ایف سی ایوارڈ ہوا، جب 18th امینڈمنٹ ہوئی، تو اس وقت کی حکمران جماعت کے پاس سادہ اکثریت بھی نہیں تھی، لیکن اتنا بڑا ایک نیگوشیٹڈ لیجسلیٹو اور فزیکل ریولیوشن کا ریولیوشن آیا. خواہش یہی ہے کہ موجودہ حکومت بھی اپنے کمیونیکیشن ویکٹرز اور نیگوسیشن سکلز کو بہتر بنائے گی، اور کوئی بھی چیز ہماری تاریخ میں جب امپوز کی گئی ہے تو اس کی وجہ سے مسائل بڑھے ہیں، کم نہیں ہوئے. بہت شکریہ ڈاکٹر کیسر بنگالی صاحب، شکریہ. اور بہت شکریہ دی سیکنڈ فلور کے ان تمام دوستوں کا جنہوں نے یہ گفتگو سنی. آئی ہوپ اٹ واز یوزفل. تھینک یو. شکریہ. زبردست ہو گیا. میری آواز آ رہی ہے جناب؟ جی جی بالکل. آپ جی بہت اچھی ریکارڈنگ بھی ہو گئی. ہم ٹو دا پوائنٹ بھی رہے تھرو آؤٹ، اور ہم نے بہت ہی ٹائم کے اوپر اس کو جو ہے مینیج کر لیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کو اچھی ویورشپ ملے گی. ہم فرائیڈے نائٹ اس کو جو ہے ایئر کریں گے اپنے 3 پلیٹ فارم سے، جو ہمارا سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز ہیں، فیس بک اور انسٹاگرام، اور پھر الٹیمیٹلی یوٹیوب کی طرف چلا جائے گا. اور 8 PM شاید اس کا ٹائم ہے، میں کنفرم بھی کر دوں گا، اور بتائیے. میں آپ کو لنک بھی اس کا بھیج دوں گا. جب آپ کلک کریں گے تو آپ ڈائریکٹ وہاں تک پہنچ جائیں گے. اس سے پہلے ہم اس کا ایک پوسٹر بنا کے اس کو پبلسائز کریں گے، اس کی پروموشن کریں گے 1 دن تک، جس میں آپ دونوں کا پروفائل بھی شامل ہے. اور میں ڈاکٹر صاحب آپ کا پروفائل میں نے جو ہے وہ آپ کی کسی سائٹ سے اٹھا کے اس کو تھوڑا سا شارٹ کیا، آپ کو پاس بھیج دوں گا. میں ای میل کر دیتا ہوں. اگر آپ کر دیں گے تو اچھا ہے. اپ ٹو 150 ورڈ. اچھا، آپ کے پاس ہے؟ جی میرے پاس ہے، میں نے جو کیا ہے شارٹ وہ آپ کو بھیج دوں گا. اگر آپ اس کو ایک دفعہ دیکھ لیجیے گا، تاکہ اگر کوئی چیز رہ گئی ہو تو اس کو ڈال دیجیے گا. بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر کیسر بنگالی صاحب. تھینک یو ظفر. تھینک یو. پلیجر. صحیح. ڈاکٹر صاحب جس وقت آپ پڑھا رہے تھے، یا میرے خیال میں وہاں پہ تھے، جو ہمارا کراچی یونیورسٹی کا اکنامکس ڈپارٹمنٹ کا ریسرچ سینٹر تھا، اپلائیڈ اکنامکس ریسرچ سینٹر، اس وقت میں اکنامکس میں ایم ایس سی کر رہا تھا. میرے خیال میں سرور صاحب جو تھے وہ اس وقت ہمارے چیئرمین تھے، اور اکنامکس ریسرچ سینٹر میں جو ہے وہ شاہد زاہد اور حفیظ پاشا اور حفیظ شیخ اور کیسر بنگالی اور اس طرح کے سارے نام جو وہ بڑے. بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو ویری مچ. انشاءاللہ